घाटशिला का समीकरण, आंसू, विरासत और डुमरी का सबक। झारखंड की राजनीति इन दिनों एक बार फिर गर्म है। सभी की निगाहें एक सीट पर आकर टिक गई हैं, घाटशिला विधानसभा। 11 नवंबर को यहां मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। यह सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ी सियासी पहेली बन गई है। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। लोकप्रिय विधायक और झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के देहांत के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। रामदास सोरेन की गिनती झामुमो के कद्दावर नेताओं में होती थी। अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी और सीट को बचाने की चुनौती उनके परिवार और पार्टी पर है। अभी 2 दिन पहले ही घाटशिला में झामुमो की एक चुनावी सभा हुई। मंच बड़ा था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे, उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन भी साथ थी। लेकिन उस मंच पर सबकी निगाहें एक चेहरे पर टिकी थी, दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी श्रीमती सूरजमणि सोरेन। मंच पर बोलते बोलते वो भावुक हो गई और अपने पति को याद कर रो पड़ी। यह एक बेहद भावुक पल था। उनके साथ विधायक कल्पना सोरेन भी भावुक हो गई। लेकिन यहीं से वो सवाल शुरू होता है जो झारखंड की राजनीति में दर्शकों से पूछी जा रही है। क्या यह आंसू सिंपैथी वोट हासिल करने की एक रणनीति है? राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में राजनीति में खासकर उपचुनावों में सहानुभूति एक बड़ा फैक्टर है। झामुमो को उम्मीद है कि रामदास सोरेन के नाम पर और उनके परिवार के इन आंसुओं के बदले जनता उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में वोट करेगी और इस रणनीति का आधार भी है। झामुमो ने यह फॉर्मूला पहले भी आजमाया है और सफल भी रही है। 2023 के डुमरी उपचुनाव, झामुमो के एक और कद्दावर नेता और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का देहांत हुआ था। डुमरी सीट खाली हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वही किया। उन्होंने जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को सीधे मंत्री पद की शपथ दिलाई। उन्हें आबकारी मंत्री बनाया गया। यह एक मास्टर स्ट्रोक माना गया। बेबी देवी मंत्री बनकर चुनाव के मैदान में उतरी और सहानुभूति की एक जबरदस्त लहर पर सवार होकर उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार को हरा दिया। जगन्नाथ महतो की विरासत और पत्नी के प्रति सहानुभूति ने झामुमो की सीट बचा ली। तो क्या घाटशिला में भी यही डुमरी मॉडल दोहराया जा रहा है? मंच पर सूरजमणि सोरेन का रोना, क्या ये उसी पटकथा का हिस्सा है? शायद हाँ। लेकिन राजनीति इतनी सीधी होती तो हर चुनाव का नतीजा पहले से ही पता होता। डुमरी की कहानी 2023 में खत्म नहीं हुई। 2023 में जो सहानुभूति की लहर थी वो 2024 के आम विधानसभा चुनाव आते आते थम गई। यह झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा सबक है। 2024 के चुनाव में झामुमो ने मंत्री बेबी देवी के बेटे अखिलेश महतो को डुमरी से टिकट दिया, लेकिन इस बार उनके सामने एक नया चेहरा था, जयराम महतो। जयराम महतो ने सहानुभूति की राजनीति को किनारे कर मुद्दों की राजनीति, भाषा और खतियान की लड़ाई को इतना बड़ा बना दिया कि झामुमो अपनी सीट नहीं बचा पाई। जगन्नाथ महतो की विरासत और बेबी देवी की मंत्री पद ने भी 2024 में झामुमो को हार से नहीं बचा पाई। यह झामुमो और हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका था। यह एक सबक था कि सहानुभूति की एक एक्सपायरी डेट होती है। आज का वोटर सिर्फ भावुकता पर नहीं बल्कि अपने मुद्दों पर वोट कर रहा है। अब घाटशिला पर आते हैं। क्या 2024 में डुमरी में मिली हार से हेमंत सोरेन ने कोई सबक लिया है? ऐसा लगता है हाँ। यही सबसे दिलचस्प पेच है। दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को अभी तक मंत्री पद की शपथ क्यों नहीं दिलाई गई, जबकि डुमरी में बेबी देवी को तुरंत मंत्री बना दिया गया था? इसके पीछे की वजह वही डुमरी का सबक हो सकता है। हेमंत सोरेन शायद समझ गए हैं कि सिर्फ मंत्री बना देने से जीत की गारंटी नहीं मिलती। हो सकता है कि वो पार्टी के अंदर किसी भी तरह के असंतोष को हवा नहीं देना चाहते, या फिर वो दिखाना चाहते हैं कि यह चुनाव सिर्फ परिवार नहीं बल्कि पूरी पार्टी लड़ रही है। और इसी वजह से दिवंगत रामदास सोरेन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अभी किसी को नहीं दिया गया है। यह विभाग इस वक्त खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है।
यह कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास इस समय कई बड़े विभाग हैं, जिनमें शामिल है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कैबिनेट सचिवालय एवं निगरानी विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखना दिखाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन शिक्षा विभाग को अपने पास ही रखेंगे या घाटशिला उपचुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अगर 14 नवंबर को सुमेश चंद्र सोरेन यानी झामुमो जीत जाती है तो क्या उन्हें मंत्री पद देकर यह विभाग सौंपा जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है और यह विभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड के बजट में शिक्षा पर बड़ा जोर दिया गया है। अगर हम पिछले बजट यानी 2024-25 और इस साल के बजट 2025-26 की तुलना करें तो झारखंड का कुल बजट 1.28 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 1.47 लाख करोड़ तक पहुंचा गया है। सरकार ने इस बजट में साफ कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर खर्च बढ़ाया जाएगा। बतौर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जो सुधारों की नींव रखी थी, अब उस पर इमारत खड़े करने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। तो घाटशिला का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, यह इस बात का इम्तिहान है कि क्या रामदास सोरेन की विरासत और सूरजमणि सोरेन के आंसू 2024 में जयराम महतो द्वारा बदली गई राजनीति पर भारी पड़ेंगे। यह डुमरी मॉडल का फाइनल टेस्ट है। क्या सहानुभूति 2023 की तरह काम करेगी या 2024 की तरह बेअसर हो जाएगी? और सबसे बड़ी बात, यह हेमंत सोरेन की उस रणनीति का टेस्ट है जहां उन्होंने मंत्री पद का पत्ता अभी नहीं खोला है और शिक्षा विभाग को अपने पास रखा है। 11 नवंबर को घाटशिला की जनता अपना फैसला देगी और 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब यह साफ हो जाएगा कि घाटशिला का समीकरण सहानुभूति से हल हुआ या फिर जमीनी मुद्दों से। आपका क्या ख्याल है? क्या घाटशिला में विरासत और सहानुभूति का फिर से असर दिखेगा या वोटर मुद्दों पर बोलेंगे? कमेंट में बताइए और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस समीकरण पर राय दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।